जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो लू फैंग होता है वो युआन के ट्रेजर को एसेस करने के लिए युआन साइट के अंदर जाता है, क्योंकि एक स्पेस ट्रेजर साइट थी। एंड वहीं पे उसको देखने के लिए मिलता है यांगफेंग एशियन कंट्री के काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन जिनका नाम था एम्परर मियिंग। एंड उनकी जो सोल होती है वो लू फैंग को कल्टीवेट करने के लिए स्पेस ट्रेजर के अंदर एक छोटी सी जगह देती है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने ग्रीन कलर के रॉब्स पहन के रखे थे एंड वो क्रॉस लाइक करके बैठा हुआ था घास के ऊपर। सडनली जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने उसे एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखे थे। एंड वो जो बंदा होता है वो सडनली लू फैंग को रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसे देखते ही वही जो लू फैंग होता है वो भी इस पर्सन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है एंड हाँ के अंदर अपनी मुंडी हिला देता है, क्योंकि लू फैंग भी सामने वाले पर्सन को पहचान चुका था। ये और कोई नहीं, ये टियानमू गॉड किंग थे। ये जो बंदा था टियानमू गॉड किंग, ये इंपीरियल जियोफैंग लीनिएज से था। ये ब्रांच भी यांगफेंग एशियन किंगडम की है। वही जो टियानमू गॉड किंग होते हैं वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें इस जगह पे मिलूंगा। एंड वो लू फैंग को ग्रीट भी करता है। भले ये जो बंदा है ये गॉड किंग लेवल का वॉरियर, लेकिन उसके बाद भी ये लू फैंग को काफी ज्यादा इज्जत दे रहा है, क्योंकि इसे ऑलरेडी पता है जो लू फैंग है वो चौधरीलम ट्रांसलेट लेवल के अंदर ऑलरेडी नंबर 1 बीइंग है। एंड इवन अगर कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर भी होगा तो वो शायद ही इस पर्सन को मार सकता है। एंड अगर लू फैंग के बीच में और इसके बीच में अगर पावर की बात की जाए तो लगभग दोनों की सेम ही होगी, अगर बस लू फैंग की कुछ मूव्स को छोड़ दिया जाए तो। वैसे भी जो लू फैंग है वो जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है, किसी भी वक्त उसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। एंड जैसे ही वो गॉड किंग लेवल के ऊपर आ जाएगा उसके बाद इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो जमीन और आसमान का हो जाएगा। वही जो लू फैंग होता है वो कहता है कि जो एम्परर है वो काफी ज्यादा काइंड थे, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं यहाँ पे आके हंट कर सकता हूँ। जो टियानमू किंग होता है वो कहता है कि हमारी इन्फिनाइट स्पेस के अंदर काफी सारी सेवरल टेरिटरीज है, लेकिन ये जो रीजन है जो कि एम्परर के द्वारा गाइड किया जाता है ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट रीजन है। अगर एम्परर ने तुम्हें इस जगह पे कल्टीवेट करने का मौका दिया, इस जगह पे हंट करने का मौका दिया है, इसका मतलब वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है। उनके नजरों में तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा गुड लुक्स के अंदर हो। एक्चुअली ये जो टियानमू गॉड किंग थे इसे थोड़ा सा अजीब सा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो एम्परर मिंग है एंड एम्परर चू है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। एंड जो एम्परर चू है वो लू फैंग की टीचर है। एंड क्योंकि वो लू फैंग के टीचर होने के बाद भी जो एम्परर मिंग है उसने लू फैंग को यहाँ पे आने की परमिशन दे दी, ये सही में काफी ज्यादा अच्छी बात है। वही जो टियानमू गॉड किंग होता है वो लू फैंग से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे आने का चांस कैसे मिला। इवन जो ट्रांसन चौजरलम के रॉयल फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी अपने पूरे की पूरे लाइफ के अंदर बस एक ही बार चांस मिलता है यहाँ पे आने का, अगर उससे ज्यादा उन्हें चांसेस चाहिए होते हैं तो उन्हें भी अपने मेरिट्स के थ्रू एक्सचेंज करना पड़ता है। ये चीज देख के लू फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मेरिट्स के थ्रू भी इस तरीके के चांसेस को एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके बाद लू फैंग पूछता है, अच्छा कितने मेरिट्स की नीड पड़ती है एक्सचेंज करने के लिए। इसके बाद टियानमू गॉड किंग लू फैंग को बताता है कि विद इन रॉयल फैमिली ये जो एक्सचेंज रेट है वो लगभग 1/10 है अगर गेस्ट ऑफिशियल्स की बात की जाए तो। यानी कि अगर नॉर्मली कोई रॉयल फैमिली का मेंबर है तो उसे युआन की ट्रेजर साइट्स के अंदर आने के लिए बस 5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देने पड़ेंगे एंड उसके थ्रू उसे एंट्री पास मिल जाएगा। लेकिन वही अगर कोई और पर्सन होगा यानी कि बाहर का कोई गेस्ट ऑफिशियल होगा लू फैंग जैसा तो उसे लगभग 50 मिलियन मेरिट्स देने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल रॉयल फैमिली के अंदर 5 मिलियन मेरिट्स पॉइंट इकट्ठा करना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होती, ये काफी ज्यादा होता है। किसी गेस्ट ऑफिशियल के लिए 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करना ये तो लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन स्टिल काफी सारे ऐसे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं जिनके मल्टीपल रिलेशंस होते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा कुंजी वगैरह करके जैसे तैसे करके फिर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड ये जो लोग होते हैं यानी कि जो गॉड किंग नॉर्मल वाले जो कि इस जगह की रॉयल साइट्स का पास को खरीदते हैं वो लोग लिटरली नॉर्मल नहीं होते, वो काफी ज्यादा अमीर लोग होते हैं, क्योंकि किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी गॉड किंग के पास कभी इतने मेरिट पॉइंट्स हो ही नहीं सकते। टियानमू गॉड किंग लू फैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। लू फैंग ज्यादा कुछ नहीं बताता, वो बस ये बताता है कि उसे थंडर किंगडम की तरफ से यहाँ पे आने का मौका मिला है, उसे यहाँ पे आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये चीज देख के जो टियानमू गॉड किंग होते हैं वो स्माइल कर लेते हैं एंड कहते हैं किसी आउटसाइडर के लिए जो कि 2 रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता वो इस तरीके के युआन की ट्रेजर साइट के अंदर आया, यानी कि लिटरली वो बंदा एक तो काफी ज्यादा स्पेशल होगा या फिर उसने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। एंड वो जानता था कि लू फैंग की स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर ही उसे यहाँ पे भेजा गया है। टियानमू गॉड किंग लू फैंग से कहता है कि आपके कंपैरिजन के अंदर हम जो कि फैमिली रिसोर्स के साथ ग्रो करते हैं वो सही में काफी ज्यादा मिडिल लेवल के यानी कि एवरेज लेवल के वॉरियर्स है। हमें सब कुछ मिलने के बाद भी हम जिंदगी में ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते, लेकिन वही आप जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं मिलता उसके बाद भी वो पता नहीं आसमान की किन ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो कहता है किसने कहा कि आप एवरेज हो, भाई गॉड किंग लेवल के वॉरियर हो, मैं अभी भी अपने बॉटम नेक के ऊपर अटका हुआ और मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। वही जो टियानमू होता है वो हंसते हुए कहता है बॉटम नेक, तुम मजाक कर रहे हो, एंड अगर ये बॉटम नेक है भी तुम्हारे लिए तो ये कब तक रहेगा, कुछ 2-4 सालों के लिए। मैं अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तुम ऑलरेडी अपने पीक
लेवल के ऊपर हो, और तुम जैसा अगर टैलेंटेड पर्सन अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता तो फिर कौन ब्रेक थ्रू करेगा। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली इन दोनों के रास्ते डिवाइड हो जाता है। वही जब लू फेंग इस बंदे से अलग हुआ था तो वो काफी ज्यादा शौक था कि रॉयल फैमिली के मेंबर को ऐसी जगहों पे आने के लिए बस 5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देने पड़ता है, लेकिन वही अगर कोई गॉड किंग बाहर का हो तो उसे लगभग 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देने पड़ते हैं, जो कि लगभग 10 गुना है। किसी के लिए 5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करना ही बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा। 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की बात की जाए तो ये तो सोचना भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो ज्यादा नहीं सोचता, उसे एम्परर मिंग की बात याद आती है, जिन्हें उन्हें कुल मिला के 3 नेटिव क्रीचर्स दिए थे यहाँ पे हंट करने के लिए। तो लू फेंग के सबसे ज्यादा नजदीक वाला क्रीचर था। लू फेंग उस क्रीचर के करीब जाने लग जाता है। लू फेंग के पास एक मैप भी था। कुछ सेकंड्स के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली उस स्पॉट के ऊपर पहुंच चुका था जहाँ पे एक क्रीचर था। वही लू फेंग उस क्रीचर की तरफ देखता है एंड उसे दूर से ही थोड़ा टाइम तक ऑब्जर्व करता है। क्रीचर था ये कुछ रियलिटी लग रहा था तो कुछ इल्यूजन। ये जो क्रीचर था ये कुछ एक ऑक्टोपस जैसा लग रहा था। इसके लगभग 8 बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। इसका एक बहुत बड़ा सर था जो कि इसके बॉडी के बीचों बीच था, एंड उसके ऊपर बड़े बड़े ब्लडी आईज, जो कि लू फेंग को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में घूर के देख रही थी। जस्ट लू फेंग को देखती ये लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एक मेंटल अटैक कर देती है। लेकिन लू फेंग का इस मेंटल अटैक से कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि लू फेंग की जो सोल है वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज के ऊपर है गॉड किंग लेवल के, एंड साथ ही साथ उसके पास लियुआन टेक्निक भी है जो कि उसके सोल को प्रोटेक्ट कर रही है। वो जो बड़ा सा क्रीचर था वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड फिर मनी मन कहता है कि ये जो क्रीचर है ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये मेरा 9th रिवोल्यूशन है, ये लगभग 1000 रिवोल्यूशंस को सर्वाइव करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं अपना मेटामॉर्फोसिस स्टेज के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जब वो एक भी बार अपने रिवोल्यूशन के अंदर फेल होता है, यानी कि वो मर जाता है, यानी कि अगर इसने अपने सामने वाले 1000 एनिमीज को हरा दिया तो उसके बाद ही अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। अगर ये एक बार भी हारता है तो इसका मतलब मौत ही था। ये क्रीचर काफी ज्यादा शांत एंड काफी ज्यादा पेशेंस वाला होता है। लू फेंग के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करता। भाई जो लू फेंग होता है वो इस बंदे के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है अपने सोर्स पाथ के थ्रू। लू फेंग अपने बेसिक चॉज लॉस को इस्तेमाल कर सकता था इस जगह के ऊपर, भले उसकी बाकी की जितनी भी टेक्निक्स थी वो पूरी तरीके से सील हो चुकी थी। भाई वो जो क्रीचर होता है वो भी लू फेंग के ऊपर अपने टेक्निकल्स के थ्रू अटैक कर देता है, क्योंकि गॉड किंग लेवल की पावर्स थी। लू फेंग से बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा था उसकी करंट फिजिकल बॉडी के हिसाब से। लेकिन अगर स्किल्स की बात की जाए तो ये जो क्रीचर था ये किसी भी चॉज रेलम के वॉरियर के थ्रू काफी ज्यादा इंपीरियर था, देखने में काफी ज्यादा घटिया। जो लू फेंग होता है वो घूम के एक बहुत तगड़ी वाली किक मारता है इसके एक टेंटिकल के ऊपर। लू फेंग के एक ही लात के साथ उसका वो जो बड़ा सा टेंटिकल होता है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके बाद लू फेंग दूसरी लात इसके मुंह पे मारता है एंड इसका मुंह भी फट जाता है। इसके बाद वो जो क्रीचर होता है वो एक बहुत जोर की दहाड़ मारता है, जिसके थ्रू वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मेंटल अटैक लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इससे कुछ भी नहीं होता तो वो समझ जाता है कि लू फेंग की विल पावर ऑलरेडी एक अलग लेवल के ऊपर है एंड वो विल पावर की मदद से लू फेंग को नहीं हरा सकता। जो क्रीचर था ये पहले भी गॉड किंग लेवल के लोगों के साथ फाइट कर चुका था, लेकिन उन लोगों के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल विल थी वो थी गॉड किंग लेवल की 2nd लेवल की, एंड लू फेंग की भी गॉड किंग लेवल की 2nd लेवल की विल है। लेकिन बस लू फेंग के पास लियुआन टेक्निक है जिसने उसकी विल पावर को प्रोटेक्ट करके रखा है। इसी साथ जो लू फेंग होता है वो टेलीपोर्ट करता है एंड इसके काफी तक क्लोज पहुंच जाता है, एंड एक ही सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है वो इसका भुर्ता बना देता है। यानी कि लू फेंग एक ही सेकंड्स के अंदर इसके ऊपर इतने सारे अटैक कर देता है क्लोज कॉम्बैट के अंदर। कहीं पे उसको मुक्का पड़ रहा था तो कहीं पे लात। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके अंदर काफी सारी छेद हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग ने लिटरली इसके चीथड़े उड़ा दिए थे मार मार के। लू फेंग था वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था। लू फेंग के लिए क्लोज कॉम्बैट के अंदर इस क्रीचर को हराना काफी ज्यादा आसान था। उसके बाद भी वो जो क्रीचर था वो हम लोगों को काफी ज्यादा शांत देखने के लिए मिल सकता था, भले उसके बॉडी के चिथड़े उड़ चुके थे। इसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी थी। साथ वो जो क्रीचर होता है उसके आसपास एक इल्यूजनरी सी लाइट आती है एंड वो अपनी विल पावर की मदद से अपनी पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स को वापस से रिफॉर्म कर लेता है। लेकिन उसके बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें लगी थी वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। वही जो लू फेंग होता है वो भी इस बंदे को काफी ज्यादा सरप्राइज के साथ देखता रहता है। जो लू फेंग था उसे इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी पता था, उसने इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इनफिनाइट स्पेस के अंदर जितने भी क्रीचर्स मिलते हैं उनको आप कभी भी फिजिकल कॉम्बैट के अंदर नहीं मार सकते, बस उनकी थोड़ी बहुत बॉडी वीक होगी। इस तरीके से मारने के लिए उन्हें लगभग थाउजेंड्स ऑफ टाइम तुम्हें मारना होगा। अगर इन क्रीचर को मारने का कोई रास्ता है तो वो है मेंटल पावर की मदद से। तुम बस उनकी विल को डिस्ट्रॉय करके उन्हें एक बार ही अंदर मार सकते हो। जो लू फेंग होता है वो इस वक्त मनी मन सोच रहा होता है कि उसकी जो विल है वो खुद ही सेकंड स्टेज ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर है एंड लियुआन टेक्निक के साथ शायद ही वो इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। अगले सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है वो उस क्रीचर की तरफ काफी तक घूर के देखता है। वो जो क्रीचर होता है उसकी आंखों के सामने की जितनी भी चीजें होती है वो पूरी तरीके से ब्लर हो जाती है एंड उसे एक तारा देखने के लिए मिलता है जो कि धीरे धीरे उसकी काफी तक क्लोज आते जा रहा था। ये जो तारा था ये काफी ज्यादा तेजी से गोल घूमते हुए काफी ज्यादा बड़ा होते जा रहा था, क्योंकि ये उसके काफी ज्यादा करीब आते जा रहा था एंड उसे ऐसा लग रहा था कि जो तारा है ये डायरेक्टली उसके मेंटल पावर को पूरी तरीके से फाड़ रहा है। यानी कि जो लू फेंग की जो लियुआन टेक्निक है इसके अंदर सबसे पहले उसके अपोनेंट को एक बहुत बड़ा तारा नजर आता है जो कि
कि धीरे धीरे करके उसके पास आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। एट द एंड वो जो तारा होता है वो सामने वाले पर्सन को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। अगले सेकंड के अंदर वो जो टेंटिकल क्रीचर होता है उससे वो तारा टकरा जाता है। लेकिन शॉकिंग चीज तो ये थी कि ये जो क्रीचर था ये मरा नहीं था। इसकी जो विल पावर थी वो लगभग 70 to 80% डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एक ही सेकंड के अंदर, लेकिन उसके बाद भी ये जिंदा था। जो टेंटिकल क्रीचर था वो इस अटैक के बाद ही थोड़ी बहुत चीजों को ठीक से देख पा रहा था। तो ये क्रीचर भी काफी ज्यादा शॉक के अंदर था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। जो बॉडी होती है वो अगली सेकंड के अंदर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वो अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस को भी इधर से गायब कर लेता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो दुनिया है ये काफी सारी काउंटलेस नेशंस के अंदर बटी हुई है एंड इस दुनिया के अंदर काफी सारे नेटिव क्रिएचर्स है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स की कंपैरिजन के अंदर इस दुनिया के जो ट्रू रूलर्स है वो है ये पावरफुल एंटिटीज, यानी कि ये क्रिएचर्स जो कि डीमंस है। ये जो डीमंस होता है ये पूरी तरीके से इमॉर्टल होता है। इस दुनिया के अंदर ओशंस की गहराइयों के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा टेंटिकल वाला क्रिएचर रहता है। इसने रफली 1/3 हिस्सा कवर करके रखा है इस पूरे के पूरे सी का। इस सी को कहा जाता है फॉरबिडन सी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो क्रिएचर है टेंटिकल क्रिएचर ये भी उसी वर्ल्ड का एक डीमन है। ये उसी जगह का एक सोर्स है। डेफिनेटली काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है एंड इसकी जो पावर्स है वो लगभग हेवन लॉस के इक्विवेलेंट है। काउंटलेस प्रैक्टिशनर जो है इस दुनिया के वो सारे के सारे इन्हीं क्रिएचर्स को मार के इनके थ्रू अपने खुद के कल्टिवेशन पाथ्स फॉर्म करते हैं। भाई ये जो टेंटिकल क्रिएचर होता है वो इस वक्त सोच रहा होता है कि ये जो मेरा 9th रिवोल्यूशन है वो सही में इतना ज्यादा खतरनाक होगा, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। ने एक ही अटैक के अंदर मेरी 70 to 80% मेंटल पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एंड इस वक्त ये जो क्रिएचर रहता है इसकी काफी ज्यादा फटने लग जाती है लू फेंग के सामने। एक क्रिएचर जो कि हेवन लॉस के थ्रू बॉर्न हुआ उसे लिटरली फियर फील करना ये काफी ज्यादा अजीब है। नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स को अगर पता चला इस चीज के बारे में तो लिटरली वो लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। किसी नॉर्मल प्रैक्टिशनर ने एक हेवन लॉस के थ्रू पैदा हुए डीमन को फियर फील करवा दिया। ये जो क्रिएचर था लू फेंग के इतना पावरफुल अटैक की वजह से इसे काफी सारे फायदे भी हुए थे, जैसे कि इसे अपनी एंडोरेंस पता चली थी। अगर वो वापस से अपने आप को रिकपरेट कर पाता है, यानी कि अपनी पावर्स को वापस से रिगेन कर पाता है, अपने आप को वापस से रिकवर कर पाता है, पहले की कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्योंकि उसकी एंडोरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब चीजें वो तब कर पाएगा जब वो लू फेंग के सामने से भाग पाएगा। इसी के साथ वो जो क्रिएचर होता है वो जगह से गायब हो जाता है एंड जो लू फेंग होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। जो लू फेंग होता है उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि ये जो क्रिएचर्स होता है वो लगभग 100 of thousands of years के बाद अपने आप को दिखाते हैं। लू फेंग को एक मौका मिला था इस क्रिएचर को मारने का, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ल्यूआन टेक्निक की मदद से भी इस क्रिएचर को पूरी तरीके से नहीं मार पाया। लग रहा था कि उसकी जो मेंटल विल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। थॉट गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के लिए भी कोई काफी ज्यादा पावरफुल विल पावर टेक्निक के थ्रू भी इन क्रिएचर्स को मारना पूरी तरीके से नामुमकिन है। अगर सच्ची बता रहा हूँ ये जो क्रिएचर्स है काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये जो सामने वाला क्रिएचर था ये भी चौथ ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर ही था, लेकिन उसके बाद भी ये किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर से कम नहीं है। लू फेंग ने सेकंड लेवल की गॉड किंग लेवल की सोल के साथ इसके ऊपर अटैक किया था, वो भी अपनी ल्यूआन टेक्निक के साथ। ऐसे में अगर कोई सेकंड लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर होता तो उसकी भी फटके 1000 हो चुकी होती। एंड ये चौथ का क्रीचर होने के बाद भी इसने लू फेंग के अटैक को झेल लिया। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर के बीच में एंड ऐसे क्रीचर्स के बीच में कितना बड़ा पावर गैप होता है। लू फेंग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी एक काफी पावरफुल इनविजिबल फोर्स आता है एंड लू फेंग से टकरा जाता है। फिर लू फेंग को एक आवाज आती है, ट्रायल पार्टिसिपेंट फ्रॉम ओरिजिन कॉन्टिनेंट ने अभी अभी एक क्रीचर को मार के भगाया है, इसके तौर पे तुम्हें एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। इस रिवॉर्ड पॉइंट को तुम रिसोर्सेज के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। ट्रेजर वोल्ट के अंदर से ने बस बेसिक चॉइस लॉस के थ्रू ही अटैक किया, इसलिए तुम्हारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो है लो लेवल का। तुम्हें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिले वो है 0। तुमने किसी भी नए डाव को अभी तक कॉम्प्रहेंड नहीं किया, तुम्हें स्टिल काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तुम चौथ के क्रीचर हो एंड तुम्हारी जो मेंटल विल है वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, इसलिए तुम्हारी जो इवोल्यूशन ऑफ मेंटल विल है वो अभी एवरेज लेवल के ऊपर है, इसलिए तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलता है। एट द एंड तुम्हारी जो मेंटल विल है वो पूरी तरीके से एवरेज है, तुम्हें अभी भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, तो तुम्हारे टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स बनते हैं 101। कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कि जो लू फेंग है वो कोई गेम खेल रहा हो, तो वो किसी वर्चुअल गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुका हो जहाँ पे उसे क्रीचर्स को मारने पे पॉइंट मिल रहे हो। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो काफी शॉक होता है क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये अगली सेकंड के अंदर गायब हो जाता है। जिसके बाद लू फेंग अपने पाम की तरफ देखता है एंड उसके पाम के ऊपर एक ब्लैक कलर का मार्क देखने के लिए मिल सकता था, जिसे टच करने के बाद लू फेंग के सामने काफी सारे रूल्स आ जा रहे थे जो कि इनफाइनाइट स्पेस के थे, जिसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स, एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज के बारे में भी लिखा हुआ था। मतलब एक तरीके से जो लू फेंग है वो एक तरीके की गेम वर्ल्ड के अंदर है। जो लू फेंग होता है वो मन ही मन सोचता है कि इस इनफाइनाइट स्पेस के अंदर सही में रिवॉर्ड पॉइंट्स को इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर इस तरीके से जो क्रीचर्स है वो भाग जाते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा कम पॉइंट मिलता है, यानी कि 1 पॉइंट। एंड ये लू फेंग का फर्स्ट टाइम था इसलिए लू फेंग को 1 पॉइंट मिला था, लेकिन ऐसी अगर 100 of thousands ऑफ टाइम हुआ लू फेंग को बस 0.01 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड जो लू फेंग को 100 पॉइंट्स मिले थे वो उसकी मेंटल विल के लिए मिले थे कि वो चॉर्ज रिलम के ऊपर होने के बाद भी उसकी सेकंड लेवल की गॉड किंग लेवल की विल पावर है। इस चीज से लू फेंग समझ चुका था कि जो जगह ये कितनी ज्यादा मुश्किल है सर्वाइव करना इनफिनाइट स्पेस के अंदर। लिटरली किसी की भी जो विल होती है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर ट्रेन होती है। यहाँ पे जब कोई पर्सन अपने खुद के नए ग्रेट डाव पास बनाता है तो उसे सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है, इसके थ्रू उसकी मेंटल विल और ज्यादा पावरफुल बनती है। लू फेंग मन ही मन सोचता है कि ये जो ट्रेजर्स है ये युआन के द्वारा छोड़े गए एंड
एंड क्योंकि युआन ने सारे रूल्स बनाया तो इसका मतलब युआन है वो प्राइमरली अपने सक्सेसर को हमेशा नए डाओ पाथ्स एंड उनके मेंटल विल की एबिलिटीज के ऊपर देखना चाहता है। ये बंदा इस जगह के ऊपर कितना ज्यादा आगे जा पाएगा ये बस इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मेंटल विल और दूसरा तुम्हारा डाओ पाथ। युआन के प्रोस्पेक्टिव से उसे पुराने डाओ पाथ से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कौन सा पर्सन कितने और नए डाओ पाथ्स क्रिएट करता है इससे उसे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि सारी की सारी चीजें उस रिलम से जुड़ी हुई है जो कि गॉड किंग के अल्टीमेट लेवल के रिलम के ऊपर है। लू फेंग ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था एंड उसके बाद वो स्माइल कर देता है। फिर वो ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि अभी वो बस एक 14 रिलम का वॉरियर है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो सबसे पहले ट्रेजर वोल्ट को खोल के देखता है। इसी लू फेंग ट्रेजर वोल्ट को ओपन करता है, उसके सामने काफी सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लू फेंग के पास कुल मिला के 101 पॉइंट्स थे। इस लिस्ट के टॉप के ऊपर था कुछ टेक्निक्स जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ 9 रिलम, ये फर्स्ट रिलम की टेक्निक थी। इसे एक्सचेंज करने के लिए लगभग 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो इनहेरिटेंस है ये पूरी तरीके से परफेक्ट एप्लीकेबल है सारे के सारे ओरिजिन वर्ल्ड्स के लिए, लेकिन अगर ओरिजिन किंग ऑफ फर्स्ट रिलम लेवल को देखा जाए तो उसके अंदर ये थोड़ा सा मार खा जाता है। ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को इवन गॉड किंग लेवल का जो कल्टीवेटर है वो भी पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस टेक्निक के अंदर वो थोड़ी सी भी सक्सेस पाता है तो भी ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। उसी के बाद वो जो टेक्निक होती है उसके ऊपर कुछ वार्निंग्स लिखी हुई थी, उसके ऊपर कुछ थ्रेशोल्ड्स के बारे में लिखा गया था। टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी जो विल पावर है वो लगभग गॉड किंग लेवल को सप्रेस करनी चाहिए, तो तुम्हारा जो डिस्ट्रक्शन ओरिजिन डाव है खुद के वर्ल्ड का वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चीज लू फेंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि ये गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल का इनहेरिटेंस था। चिल इसको प्रैक्टिस करने का जो थ्रेशोल्ड था वो गॉड किंग लेवल के फर्स्ट रिलम से आगे का था, यानी कि गॉड किंग लेवल के फर्स्ट रिलम से आगे की तुम्हारी विल पावर होनी चाहिए। एंड इवन थॉट इसके अंदर लिखा हुआ था कि आज तक कोई भी गॉड किंग लेवल का वॉरियर इसे पूरी तरीके से फुली मास्टर नहीं कर पाया। उसके बाद लू फेंग 2 सेकंड के लिए सोचता है कि जो इनहेरिटेंस है ये युआन के द्वारा छोड़ा गया है। अगर युआन ऐसा कह रहा है कि इस टेक्निक को आज तक कभी भी कोई भी फुली तरीके से मास्टर नहीं कर पाया तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए जो इसके रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। यही चीज इस टेक्निक की पावरफुल नेचर को दर्शाती है। वही उस ट्रेजर बोर्ड के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर था 10,000 ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन बॉडी मेथड। इस चीज को भी एक्सचेंज करने के लिए लगभग 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत थी। इसके अंदर भी इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो विल पावर है वो सेकंड रिलम की लग रही थी गॉड किंग लेवल के। अच्छी से इस पूरे की पूरे ट्रेजर बोर्ड को स्कैन करता है एंड इस जगह के ऊपर उसे कुल मिला के बस 2 ही परफेक्ट लेवल के इनहेरिटेंस से मिलता है। फाइनली जब लू फेंग इसी लिस्ट के ऊपर 6th रैंक के ऊपर आता है तो वहाँ पे उसे एक रिसोर्स मिल देखने के लिए मिलता है क्योंकि टाइम स्पेस वॉकर फर्स्ट वॉल्यूम था। एंड इस इनहेरिटेंस को प्रैक्टिस करने के लिए गॉड किंग लेवल के फर्स्ट रिलम के लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए। इसे एक्सचेंज करने के लिए लगभग 90 रिवॉर्ड पॉइंट की जरूरत है। कुल मिला के इस पूरे के पूरे ट्रेजर बोर्ड के अंदर जो लू फेंग था उसे 3 इनहेरिटेंस पसंद आए थे एंड इन तीनों इनहेरिटेंस को प्रैक्टिस करने के लिए जो सोल की जरूरत थी वो गॉड किंग लेवल की सोल की जरूरत थी, सेकंड लेवल की एंड फर्स्ट लेवल की। एंड ये जो चीज थी ये ऑलरेडी इस चीज को दर्शाता है कि ये ट्रेजर्स कितने ही ज्यादा रेयर है, साथ ही साथ इनकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। एंड इसके अंदर और भी काफी सारी डिमांड्स थी जैसे कि इन टेक्निक्स को कॉम्प्रेंड करने से पहले तुम ऑलरेडी टाइम ओरिजिन डाओ और स्पेस ओरिजिन डाओ दोनों को अटेम्प्ट कर चुके हो कल्टीवेशन के अंदर, अदरवाइज फ्यूचर के अंदर तुम्हें काफी सारी दिक्कतें आएंगी इसे प्रैक्टिस करने के लिए। इवन तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि तुम डायरेक्टली टाइम स्पेस कोलैप्स के कारण डायरेक्टली इनहेरिटेड हो चुके हो। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए या फिर इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए, फ्यूजन ऑफ टाइम एंड स्पेस का। बिना टैलेंट के इसे प्रैक्टिस करना ही काफी ज्यादा डिजास्ट्रियस हो सकता है, यानी कि अपने आप को खत्म करने वाली बात हो गई। एंड लू फेंग को एक चीज समझ आ रही थी, ये जो थर्ड इनहेरिटेंस लू फेंग को दिखा था जिसकी कीमत 90 इनहेरिटेंस पॉइंट थी, ये देखा जाए तो लू फेंग को बाकी 2 से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसकी कीमत 90 इनहेरिटेंस पॉइंट इसलिए थी क्योंकि ये बाकी 2 से भी प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा मुश्किल था। कहने के लिए तो ये थ्योरेटिकली पूरी तरीके से परफेक्ट लेवल का इनहेरिटेंस था। इसके अंदर दिखा हुआ था कि कोई भी गॉड किंग लेवल का मास्टर आज तक इसे पूरी तरीके से फुली मास्टर नहीं कर पाया। लू फेंग मन ही मन सोच रहा होता है आखिर ऐसी टेक्निक को किसने क्रिएट किया होगा। इस टेक्निक को जरूर ऐसे क्रिएचर ने क्रिएट किया होगा जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होगा, जो कि ऑलरेडी एक काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल रिलम के ऊपर पहुंच चुका होगा। इसके बाद लू फेंग एक लंबी सांस लेता है। फेंग इस ट्रेजर वर्ल्ड को देख के पूरी तरीके से डिफरेंस समझ चुका था। बाहर यहाँ पे एशियन किंगडम का जो ट्रेजर वर्ल्ड था एंड इन्फिनाइट स्पेस का जो ट्रेजर वर्ल्ड था उसके अंदर जमीन एंड आसमान का फर्क था। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो स्पेस ट्रेजर इनहेरिटेंस है ये कितनी ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद लू फेंग की आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिलती है। लू फेंग वापस से ट्रेजर वर्ल्ड को ओपन करता है एंड पूरी तरीके से उसे बॉटम नेक तक स्क्रॉल कर लेता है। यहाँ पे लू फेंग को एक और इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलता है जो कि 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म इनहेरिटेंस था। एक्सचेंज करने के लिए बस 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत थी एंड इसी पे प्रैक्टिस करने के लिए गॉड किंग लेवल की फर्स्ट रिलम की स्ट्रेंथ चाहिए थी, यानी कि विल पावर। कहा जाए तो बाकी सारे इनहेरिटेंस के कंपैरिजन के अंदर इसे प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा आसान था एंड इसे अपर लेवल के इनहेरिटेंस के अंदर क्लासिफाई किया गया था। ये चीज देख के जो लू फेंग होता है वो समझ जाता है कि सारे के सारे जो इनहेरिटेंस है इन्हें 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंटरमीडिएट, अपर, स्पेशल एंड परफेक्ट लेवल इनहेरिटेंस। परफेक्ट इनहेरिटेंस है उन्हें कॉम्प्रहेंड करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि उन्हें पूरी तरीके से फुली कॉम्प्रहेंड कर पाया। एंड मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस जगह
का जो सबसे बॉटम लेवल का इनहेरिटेंस है, यांग फेंग एशियन कंट्री के सबसे ज्यादा टॉप लेवल का इनहेरिटेंस है, क्योंकि वहाँ पे अपर लेवल के अंदर रखा जाता है। उसके बाद हमें एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग को बताया जाता है स्पेशल लेवल के इनहेरिटेंस है पूरी तरीके से फुली मास्टर किया जा सकता है गॉड किंग लेवल के थ्रू। एंड उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं होता, वो एक्सट्रीमली लो है। उन्हें पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड करने के बाद तुम्हें जो रिजल्ट मिलेंगे वो काफी अमेजिंग होंगे। इन इनहेरिटेंस के भी जो एडवांस स्टेजेस है उसके ऊपर जाने वाला शायद से एक भी गॉड किंग नहीं होगा भाई। और भी काफी सारे इनहेरिटेंस को देखने के बाद फाइनली जो लू फेंग का इंटरेस्ट होता है वो एक इनहेरिटेंस के ऊपर आता है, क्योंकि वर्ल्ड लाइफ फॉर्म के ऊपर था फर्स्ट वॉल्यूम के। इसे एक्सचेंज करने के लिए कुल मिला के 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत थी। ये एक स्पेशल लेवल का इनहेरिटेंस था एंड इसे प्रैक्टिस करने के लिए गॉड किंग लेवल की फर्स्ट रिलम की आपको सोल पावर की जरूरत थी। लू फेंग को ये पसंद इसलिए आया था क्योंकि इस इनहेरिटेंस को कल्टीवेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर लाइफ ओरिजिन डाओ और मैटर ओरिजिन डाओ के बारे में लिखा गया था। एंड इन दोनों डाओ को लू फेंग कॉम्प्रहेंड करता है। वही इस कल्टीवेशन के अंदर एक वार्निंग साइन आ रहा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो इनहेरिटेंस है ये अपने यूजर को अपने आप में एक लाइफ फॉर्म समझता है, एक वर्ल्ड के तौर पे। इस इनहेरिटेंस का अल्टीमेट गोल है ये अपने उस लाइफ फॉर्म को पूरे के पूरे एक ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर चेंज कर दे, इसके अंदर इंक्रेडिबली हाई पोटेंशियल हो। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए जो लू फेंग है उसने कभी भी मैटर ओरिजिन डाओ को प्रैक्टिस ही नहीं किया। जो लू फेंग की एबिलिटी है फॉर्मलेस एंड इमेजलेस होने की, जो कि क्योंकि उसके पास है, क्योंकि उसके पास परफेक्ट डिवाइन बॉडी है एंड ये उसको सुप्रीम लॉस के थ्रू गिफ्ट की गई थी। इसी कारण जो लू फेंग है वो मैटर ओरिजिन डाओ की पावर को थोड़ा बहुत यूज कर पाता है। लू फेंग सोचता है कि वो इस इनहेरिटेंस को एक ट्राई तो दे ही सकता है। फिर टाइम तक सोचने के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि जो पुरानी टेक्निक थी लाइफ ओरिजिन डाओ एंड 6 ब्रांचेस को स्टडी करने वाला, उससे अच्छा अगर वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है तो ये उससे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो फाइनली इस टेक्निक को खरीद लेता है एंड जैसे ही वो इस टेक्निक को खरीदता है काफी ज्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन एक साथ लू फेंग के दिमाग के अंदर एंटर करने लग जाती है। उसके बाद इस टेक्निक के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग को बताया जाता है कि जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म है वो युआन के एक दोस्त के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये जो इनहेरिटेंस है ये कुल मिला के 3 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइडेड है, गॉड किंग, फर्स्ट रिलम, सेकंड रिलम एंड अल्टीमेट रिलम। इससे ज्यादा हायर रिलम के लिए तुम्हें पर्सनली युआन के उस दोस्त के पास ही जाना पड़ेगा जिसने इस टेक्निक को बनाया था। हमें बताया जाता है कि ये जो इनहेरिटेंस है इसका जो भी क्रिएटर है वो लिटरली एक काफी अनइमेजिनेबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है लाइफ फॉर्म एंड ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर। ये जो इनहेरिटेंस है ये ट्रिनिटी फॉर्म के ऊपर बेस है, जिसके कुल मिला के 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म है, इसके अंदर कुल मिला के 24 वेरिएंट्स है एंड उन 24 वेरिएंट्स के भी काफी सारे अलग अलग फॉर्म्स है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है लाइफ फॉर्म का और मैटर का वो इंक्रेडिबली काफी ज्यादा प्रोफाउंड है। कुल मिला के जो लू फेंग होता है उसे एक चीज समझ आती है कि अगर वो अपने पुरानी टेक्निक को कंटिन्यू रखेगा फ्यूचर के अंदर उसे काफी ज्यादा बड़ा मेजर बॉटम नेक देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि वो एक ऐसी जगह पे स्टक हो जाएगा जहाँ से ऊपर जाने के लिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन वो अगर अभी से इन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के थ्रू अपने आप को लेवल अप करता है फ्यूचर के अंदर उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। के बाद जो लू फेंग होता है वो इमीडिएटली क्रॉस लेकर के बैठ जाता है एक माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर। वो अपने इस न्यूली ऑक्युपाइड इनहेरिटेंस को स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग एक चीज काफी तरीके से जानता था कि इस स्पेस वर्ल्ड के अंदर बस एक 14 रिलम का बीन है एंड उसने अभी तक ओरिजिन डाओ का एक सिंगल ब्रांच भी पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड नहीं किया है एंड ये ब्रांचेस वही बंदा कॉम्प्रहेंड कर सकता है जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुका हो। इसलिए लू फेंग के लिए इन ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, ना ही कोई नया पाथ बनाना आसान होगा। तो ये सारे जो काम है वो काफी ज्यादा स्लो होंगे। तो जो लू फेंग होता है वो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता एंड वो आराम से एंड काफी ज्यादा डिसेंट तरीके से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जैसे जब लू फेंग इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है वो एक चीज फील करता है कि उसे काफी ज्यादा एक नॉइजी सी आवाज आ रही थी कि इस पूरे के पूरे स्पेस वर्ल्ड के अंदर से आ रही थी। काफी सारे क्रीचर्स चिल्ला रहे थे, कोई रो रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। इन सब चीजों के कारण जो लू फेंग की मेंटल विल होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन तुरंत जो लू फेंग होता है वो अपनी विल पावर का यूज करते हुए इन सारी की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, यानी कि इन आवाजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो अपने माइंड को काफी ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा था। जब लू फेंग इन आवाजों को खत्म नहीं कर पाता तो वो धीरे धीरे करके अपनी सोल को ग्राइंड करना स्टार्ट कर देता है, कारण लू फेंग को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। एक तरीके से लू फेंग अपने सोल की मदद से अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा था ताकि वो इन सारी चीजों से बच सके। लू फेंग एक चीज नोटिस करता है, पहले जब वो कल्टीवेशन करता था उसके कंपैरिजन के अंदर ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा इफेक्टफुल है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा पेनफुल है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस जगह के ऊपर कितना ही ज्यादा पावरफुल मेंटल पोल्यूशन है। तरीके से कुछ साल बीत जाता है एंड लू फेंग की एक आवाज सुनने के लिए मिलती है जिसके अंदर वो कहता है वो एक तरीके से इस ट्रेजर को समझ चुका है इनफिनाइट स्पेस के, जिसके अंदर इनकी जो विल होती है ये काफी सारी माइंड एंटिटीज के साथ लड़ती है, काफी सारे अलग अलग माइंड पोल्यूशंस एंड काफी सारे अलग अलग थॉट्स के साथ लड़ती है एंड एट द एंड प्यूरिफाई होती है। तरीके का ये मेंटल रिफाइनमेंट मेथड है क्योंकि बस खुद से किया जा सकता है। वही लू फेंग को भी काफी ज्यादा लकी फील हो रहा था कि उसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली। तरीके से वो समझ चुका था कि जो युआन जब अगर किसी का दिमाग किसी टेक्निक के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है या फिर वो बंदा खुद की कोई टेक्निक नहीं बना सकता, वो खुद का कोई पाथ नहीं क्रिएट कर सकता, तो ऐसे टाइम में वो उस बंदे के दिमाग को छेड़ना शुरू कर देता है। उस बंदे के दिमाग को इस तरीके से शेप देना स्टार्ट कर देता है जिसके मदद से वो खुद की टेक्निक्स को क्रिएट कर सके, खुद के पाथ्स को क्रिएट कर सके। एंड इसी तरीके से ये जो टेक्निक है ये लू फेंग के दिमाग को और ज्यादा होन कर रही थी
जिसके थ्रू लू फैंग को फील हो रहा था कि उसके फ्यूचर के अंदर वो काफी ज्यादा हाई लेवल के ऊपर जाएगा। एक राउंड के रिफाइनमेंट के बाद ऑलरेडी लू फैंग काफी ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस अपने माइंड के अंदर फील कर सकता था। सीधा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को यांगफाई एशियन नेशन देखने के लिए मिलता है जियांसी सिटी के अंदर। यहाँ पे जो गार्डिंग पैलेस होता है उसके एक चैम्बर के अंदर लू फैंग जो होता है वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है। ऑफ कोर्स ये लू फैंग का एक अवतार है। उसके सामने एक मेडिसिनल फ्लास्क देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि एक कांच की बोतल जिसके अंदर एक प्रीशियस मेडिसिनल एलिक्सर था। इस एलिक्सर का नाम था शैंग बिंग एलिक्सर। जो एलिक्सर था ये लू फैंग ने अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए लिया था। एंड ये जो एलिक्सर था ये गॉड किंग लेवल के बीच के बॉडी के थ्रू बना हुआ था। उसको कंज्यूम करती जो लू फैंग की सोल होती है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाती है एंड उसका माइंड काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। इस चीज को कंज्यूम करने के बाद लू फैंग को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो मनी मन कहता है नो वंडर की जो चीज है ये सुप्रीम ग्रेड का इनहेरिटेंस है। लू फैंग एक चीज समझ चुका था कि इस केज के अंदर के जितने भी कल्टीवेशन होता है उसके अंदर कम से कम आपको कुछ न कुछ तरीके मिलते हैं जिसके थ्रू आप किसी न किसी की टेक्निक को परफॉर्म करके या फिर किसी न किसी के पाथ के ऊपर चल के अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई पर्सन इस केज के बाहर जाएगा बंदे के पास बस एक ही रास्ता बन जाता है, उसे अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाना पड़ता है, उसे खुद के अपने ओन पाथ क्रिएट करने पड़ते हैं। एंड इसलिए उनकी जो कल्टीवेशन डिफिकल्टीज होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर आप अर्ली स्टेज से अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे, अपने खुद के पाथ बनाना सीखोगे तो मे फ्यूचर के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी आ सकती है। यही एक तरीका था कि फ्यूचर के अंदर आप अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव स्टेज के ऊपर लेके जा सकते हो। तरीके से युआन की सारी जो टेक्निक्स थी वो फ्यूचर के लिए फाउंडेशन क्रिएट कर रही थी। वही कुछ टाइम के बाद जो लू फैंग होता है वो कुछ चीजें और रियलाइज करता है कि वो पहले हुनियान क्रिस्टल फ्रूट का इस्तेमाल कर रहा था अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट अप करने के लिए, जिसके मदद से उसका कल्टीवेशन जो था वो 30 to 40% बूस्ट अप हो जा रहा था। लेकिन उसे सीखने के लिए मिलता है अपने करंट लोअर लेवल की कल्टीवेशन को ऐसे किसी एक्सटर्नल प्रोडक्ट के थ्रू इंक्रीज करना ये सही नहीं है। इसकी मदद से मे भी तुम अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब तुम किसी बॉटम नेक के ऊपर स्टक हो जाओगे तुम हमेशा हमेशा के लिए वही पट के रह जाओगे कि भले ही पास के अंदर तुम्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल रिसोर्स मिल गया हो जिसके थ्रू तुमने अपनी पावर्स को बूस्ट कर करके अपना ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन जब तुम फ्यूचर के अंदर अपना खुद का पाथ बनाने जाओगे, खुद की चीजें नई डिस्कवर करने जाओगे तो ऐसे पाथ के ऊपर ये सारी चीजें तुम्हारी काम नहीं आएगी एंड तब तुम वापस से पूरी तरीके से अंधेरे के अंदर घिर जाओगे। इसलिए जो लू फैंग होता है वो डिसाइड कर लेता है कि अभी उसे कोई भी जल्दी नहीं है, ना कि वो उन हुनियान क्रिस्टल फ्रूट का इस्तेमाल करेगा जब तक उसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ना हो, तब तक वो अपने कल्टीवेशन प्रोसेस को स्लो रखेगा। सही टाइम होगा तो वो अपने आप अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। जो लू फैंग होता है जैसे कि उसने पहले डिसाइड किया था वो ज़ेंजिया सिटी के अंदर गार्ड कर रहा है जहाँ पे हुनियान क्रीचर्स को रखा गया हुआ है जो कि 14 रिलम के क्रीचर्स है। इन क्रीचर्स के बॉडी पार्ट्स को स्टडी करके लू फैंग अपने ट्रिनिटी फॉर्म को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। इसलिए लू फैंग का एक अवतार हम लोगों को एक स्पेस वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है एंड ये जो स्पेस वर्ल्ड था ये वही स्पेस वर्ल्ड था जिसके अंदर उन हुनियान क्रीचर्स को रखा गया था। जो क्रीचर्स थी इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, ये सारे के सारे इनिशियल लेवल के क्रीचर्स थे जो कि अभी अभी बॉर्न हुए हैं। वो बात लगती है कि ये जो क्रीचर्स है ये बॉर्न ही 14 रिलम की स्ट्रेंथ के साथ होता है, लेकिन स्टिल एट द एंड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पावरफुल से पावरफुल क्रीचर देखने के लिए मिलेगा वो 14 रिलम के पीक लेवल का क्रीचर देखने के लिए मिलेगा, फिर 14 रिलम ट्रांसेंड लेवल का क्रीचर। लेकिन जो लू फैंग है उसकी विल पावर ऑलरेडी सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, गॉड किंग लेवल के। लू फैंग को इन सारी क्रीचर्स से कोई भी खतरा नहीं है। अगर इसमें से एक भी क्रीचर गायब होता है तो लू फैंग को काफी ज्यादा सेवरर पनिशमेंट मिल सकती है इस चीज के लिए, क्योंकि यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर क्रीचर्स की चोरी वगैरह करना ये बहुत बड़ा सेवरियर क्राइम है। जो लू फैंग था ये बस इनकी छोटे मोटे मटेरियल्स को ले रहा था, जैसे कि उनके नाखून हो गए, उनके बाल हो गए, उनका थोड़ा बहुत खून हो गया। इन सब चीजों से शायद ही यांगफेंग एशियन कंट्री को कोई फर्क पड़ेगा। लू फैंग के सामने एक क्रीचर होता है जिसकी सांस लेने से आसपास भवंडर बन रहे होता है एंड ये 14 रिलम के इनिशियल लेवल का क्रीचर होता है। वैसे तो ये क्रीचर की बॉडी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये लू फैंग को देखता है एंड ये काफी तो शॉक हो जाता है। कोई लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है वर्ल्ड के क्रीचर तुम यहाँ पे हमारी दुनिया में क्या कर रहे हो, क्या तुम वापस से हमें यहाँ से लेके जाने के लिए आए हो। ये जो क्रीचर था ये यहीं पे बॉर्न हुआ था एंड इसने देखा था जब बाहर की दुनिया से कोई पर्सन यहाँ पे आता है तो वो काफी ज्यादा बड़े क्रीचर्स के ग्रुप को अपने साथ लेके जाते हैं एंड जो ग्रुप उनके साथ जाते हैं वो कभी भी वापस से लौट के नहीं आते, क्योंकि गाइस इन सारे क्रीचर्स को यूज किया जाता है हुनियान ब्लड के लिए, यानी कि इनके बॉडी से लगातार हुनियान ब्लड को एक्सट्रीट किया जाता है एंड ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता है जब तक ये जो क्रीचर्स है ये मर नहीं जाते। जितने भी क्रीचर्स इस वर्ल्ड के बाहर जाते हैं वो सारे के सारे मरी जाते हैं। रही बात इन वर्ल्ड के क्रीचर्स की, तो इस वर्ल्ड को बनाया इसलिए गया है ताकि ये क्रीचर यहाँ पे बड़े हो सके, यहाँ पे इनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो मैच्योर हो सके। ये क्रीचर लू फैंग की तरफ देखता है, उससे कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को वेव करता है एंड आसपास उसकी जो लगभग 1 बिलियन ब्लैक रिवर्स होते हैं वो चारों तरफ फैल जाती है एंड वही हम लोगों को लू फैंग का एक बहुत बड़ा जाइंट हैंड देखने के लिए मिलता है क्योंकि उसकी 1 बिलियन ब्लैक रिवर से फॉर्म होकर बना हुआ था। लू फैंग का ये जो बड़ा सा हाथ होता है वो डायरेक्टली जाके उस क्रीचर का गला पकड़ लेता है। वो जो क्रीचर था वो लू फैंग के हाथों के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ये क्रीचर लू फैंग के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगने लग जाता है कि उसे वो छोड़ दे। वो लू फैंग से कहता है जब भी तुम कल्टीवेटर्स तुम यहाँ पे आते हो तुम हमेशा हुनियान ब्लड लाइन क्रीचर्स को यहाँ से लेके जाते हो एंड वो सारे के सारे मारे जाते हैं, तो उनमें से कोई भी क्रीचर कभी भी वापस यहाँ पे लौट के नहीं
आया। लू फैंग इस क्रीचर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, मैं भी यहाँ पे कुछ हुनयान ब्लड लाइन क्रीचर्स को सिलेक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं उन्हें अपने साथ लेके जाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने बॉडी के कुछ मटेरियल्स दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जो क्रीचर होता है वो जैसे ये चीज सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फैंग को अपने बॉडी के थोड़े से मटेरियल देने से उसकी जान बच सकती है। वैसे भी लू फैंग के बीच में एंड इस क्रीचर के बीच में इसे काफी तरह ह्यूज गैप देखने के लिए मिल सकता है। ये क्रीचर काफी अच्छी तरीके से जानता है कि वो लू फैंग का बाल भी बाका नहीं कर सकता। लू फैंग कहता है, अगर तुम मुझे अपने बॉडी की कुछ मटेरियल्स देते हो एंड मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम उन हस्ता नहीं होता। एंड लू फैंग के बीच में और इसके बीच में ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा गैप था। वो लू फैंग को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्रीचर लू फैंग को अपने बॉडी मटेरियल देने के लिए मान जाता है। अपना सर झुका के लू फैंग के सामने खड़ा हो जाता है। जो लू फैंग होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेर के कहता है, गुड, वेरी गुड। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो खुद अपने हाथों से इसके बॉडी से कुछ मटेरियल्स को लेना शुरू कर देता है। लू फैंग इसके बॉडी से इसका नाखून, इसके स्किन का छोटा सा हिस्सा, इसके हड्डी का छोटा सा हिस्सा एंड इसका थोड़ा सा खून, ये सारी चीजें लेके इस क्रीचर को छोड़ देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो क्रीचर होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उस क्रीचर को एक सेकंड भी नहीं लगता ये जितनी भी चीजें उसके बॉडी से निकाली गई थी इन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए, यानी कि एक तरीके से उसे कुछ फील भी नहीं हुआ था। एक तरीके से उस क्रीचर को अच्छा ही फील हो रहा था कि इतने कम बॉडी मटेरियल लेने के साथ उसे जीने का एक नया मौका मिल गया है। इसी तरीके से जो लू फैंग होता है वो अलग अलग क्रीचर्स के बॉडी मटेरियल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इवन थॉट अगर लू फैंग इन्हें अच्छी से यहाँ पे पीट देता है फिर लू फैंग को कोई भी सजा नहीं होगी। इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारी क्रीचर्स है जो कि हमेशा आपस में फाइट करते रहते हैं ग्रो होने के लिए, एंड जब ये आपस में फाइट करते हैं तभी इन लोगों का कल्टीवेशन होता है एंड ये पावरफुल बनते हैं। इनके अंदर की जो ब्लड लाइन है वो और ज्यादा थिक होती है। एंड अगर ऐसे में लू फैंग आके इनको पीट दे तो बाहर वाले को घंटा पता चल रहा है कि ये आपस में लड़के इनको चोट लगी कि लू फैंग ने इनको मार के इनका भुर्ता बनाया। तो किसी क्रीचर को लू फैंग पूरी तरीके से जिंदा पकड़ के बाहर चोरी करके लेके आए तो लू फैंग के ऊपर कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं लगेगा। एंड इस तरीके से छोटे मोटे उनके बॉडी मटेरियल लेने से तो यांग फैंग एशियन कंट्री को भी घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इसलिए जो लू फैंग होता है वो इसी तरीके से इन क्रीचर्स के बॉडी मटेरियल्स को हमेशा इकट्ठा करता रहता था। जो क्रीचर्स लू फैंग को मना करते थे मजबूरी में जो लू फैंग होता था वो इन सारे क्रीचर्स को पकड़ के अपने स्टार टावर के अंदर फेंक देता था। स्टार टावर में लेके जाके थोड़ा सा टॉर्चर करता था या फिर उनको डरा धमका के रखता था। इसकी मदद से फाइनली वो क्रीचर्स भी अपने बॉडी मटेरियल देने के लिए तैयार हो जाते थे। चल मैं लू फैंग ये सब चीजें करना नहीं चाहता था, लेकिन जो क्रीचर्स थोड़े से जिद्दी होते थे लू फैंग को उनके साथ ही सारी चीजें करनी पड़ती थी। वही काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है पर्सन आता है जिसे यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था, यानी कि जिस जगह की रखवाली लू फैंग कर रहा है इस जगह को चेक करने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है क्या। एंड वो जो बंदा होता है वो इस जगह को पूरी तरीके से चेक करके चला जाता है। इवन वो उस क्रीचर वर्ल्ड के अंदर भी जाता है, वहाँ पे उसे कुछ भी कोई नई चीजें देखने के लिए नहीं मिलती, उसे लू फैंग के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। जिसके बाद वो चला जाता है। फिर हम लोग को जेंजिया सिटी देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो मोयो किंग यांग था उसके सामने हम लोग उसके काफी सारे सबॉर्डिनेट्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि उसे ग्रीट कर रहे थे। इस वक्त जेंजिया सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा टाइटल है वो मोयो किंग यांग के पास ही है, यानी कि मोयो किंग यांग ही इस पूरी की पूरी सिटी को रूल कर रहा है। मोयो किंग यांग के ऊपर कोई है वो है हमारे टीचर ओरिजिन, उन्होंने लू फैंग की जगह लेके रखी है एक तरीके से। एंड जो लू फैंग वो लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा, वो बस बैठ के अपना कल्टीवेशन करता रहता है। ऊपर ऊपर से इन सब चीजों के ऊपर नजर रखा रहता है। नजर रखने के लिए भी उसने टीचर ओरिजिन को रखा था। फ्यूचर में अगर टीचर ओरिजिन को कभी उसके लायक कोई काम लगा तो वो लू फैंग को कांटेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो पनिशमेंट थी ये भी लू फैंग के लिए एक फायदेमंद सौदा बन गई थी, क्योंकि लू फैंग को बिना किसी मेहनत के इन चौज लेवल क्रिएचर्स के बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे। वही जो टीचर ओरिजिन थे उन्हें भी काफी ज्यादा ज्ञान मिल रहा था इन सिटी को गार्ड्स करने का। एंड उनका जो कल्टीवेशन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। रही बात जो मोयो किंग यांग की, उसका टैलेंट काफी ज्यादा कम था। काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड करने के साथ उसने वॉइड ट्रू गॉड के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू किया था। इसके बाद फाइनली लू फैंग, मोरूशा एंड टीचर ओरिजिन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि मोयो किंग यांग के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है, इसलिए वो ब्लड लाइन कल्टीवेशन को फॉलो कर सकता है। फाइनली ब्लड लाइन कल्टीवेशन के साथ उसने इटर्नल ट्रू गॉड के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। एंड अभी वो एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है। अचानक से एक दिन वो लू फैंग से मिलने के लिए जाता है। एंड जब जो मोयो किंग यांग होता है वो लू फैंग से मिलने के लिए आता है, लू फैंग काफी ज्यादा शॉक होता है। लू फैंग उसकी तरफ स्माइल करते दिखता है एंड कहता है तुम इतने सालों में मेरे से मिलने के लिए आए। लू फैंग जो था उसका ये इकलौता डिसाइबल था पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। लू फैंग के लिए ये काफी ज्यादा प्रीशियस था। फैंग जानता था कि इसका जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा कमजोर है। आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर भी सब लोग ये चीज काफी तरीके से जानते थे। मोयो किंग यांग के लिए ये लिटरली बहुत बड़ी किस्मत है कि लू फैंग जैसा इतना बड़ा ग्रेट वॉरियर मोयो किंग यांग को उसका डिसाइबल बनने का मौका मिला। बल्कि जो मोयो किंग यांग का टैलेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन लू फैंग के लिए टैलेंट ही सब कुछ नहीं था। लू फैंग के लिए मोयो किंग यांग का दिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि मोयो किंग यांग लू फैंग का डिसाइबल होने के बाद भी मोयो किंग यांग ने कभी भी लू फैंग के नाम का गलत फायदा नहीं उठाया। लू फैंग को कभी उस बंदे के अंदर कभी कोई एरोगेंस देखने के लिए मिली। फैंग के साथ उसे एक बहुत बड़ा स्टेटस मिला था, लेकिन कभी भी उसने अपने स्टेटस का कोई भी रुतबा नहीं झाड़ा। ये बाकी के रॉयल फैमिलीज के लोग करते हैं। यही रीजन था कि लू फैंग को मोयो किंग यांग से काफी ज्यादा प्यार था, इसलिए टीचर ओरिजिन भी मोयो किंग यांग को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे एंड वो उसे सपोर्ट करते थे हमेशा। पुरुषा और लू फैंग के बाद अगर मोयो किंग यांग का कोई और टीचर था तो वो थे टीचर ओरिजिन। मोयो किंग यांग लू फैंग से कहता है कि उसे ज़ैंग योंग लीनिएज की एक लड़की पसंद आ गई है एंड वो जल्दी उससे शादी करना चाहता है। वो उसके फैमिली के पास इस चीज के बारे में बात करने जाने वाला है। के बाद वो अपने फादर को भी बता देगा। इस चीज के बारे में वो सबसे पहले लू फैंग को बताना चाहता था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली
ही बता दिया था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बाप बेटे का रिलेशनशिप इतना ज्यादा प्योर नहीं होता जितना ज्यादा एक टीचर और एक डिसाइपल का होता है। एंड ये चीज सुनने के बाद जो लू फैंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है बहुत सही। आफ्टर ऑल लू फैंग को इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लू फैंग के हिसाब से किसी की लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत प्यार एंड ये सब चीजें होना भी काफी ज्यादा जरूरी था। भले एक प्रैक्टिशनर की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से इमोर्टल है, उन्हें आपस में इंटरब्रीड करने की कोई जरूरत नहीं अपने चिराग को आगे बढ़ाने के लिए। एंड इसलिए काफी ज्यादा कम ही ऐसे कल्टिवेटर्स होते हैं या फिर प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि आपस में शादी करते हैं। लू फैंग कहता है कि जो जैंग योंग रॉयल लिनिएज है उनके कनेक्शन विंड चैप्टर गॉड किंग के साथ थोड़े बहुत ठीक ठाक है। एंड ये जो गॉड किंग है विंड चैप्टर नाम का नाम ही इतना अजीब है, ये भी ठीक ठीक पावरफुल है। एंड देखा जाए तो तुम मेरी डिसाइपल हो, इस स्टेटस के साथ अगर तुम उस फैमिली के लड़की के साथ शादी करते हो तो ये ऑलरेडी उस लड़की के लिए उसके औकात से बाहर का रिश्ता है, क्योंकि वो जो गॉड किंग है जिनके साथ उनकी फैमिली के काफी अच्छे संबंध है, भी एक फर्स्ट स्टार का ही गॉड किंग है। रही बात लू फैंग की, तो जो लू फैंग है वो चौज रिलम का नंबर 1 ट्रांसेंडेंट लेवल का वॉरियर है। भले उसने अभी तक अपने गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया, स्टिल वो किसी गॉड किंग लेवल से कम भी नहीं है। टैलेंट एंड पहचान के मामले में जो लू फैंग की पहुंच है वो किसी भी ऑर्डिनरी गॉड किंग से काफी ज्यादा है। एम्परर मिंग जैसे इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन भी लू फैंग की काफी ज्यादा इज्जत करता है, क्योंकि लू फैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। एम्परर चू लू फैंग के टीचर है, तो इस हिसाब से देखा जाए लू फैंग काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड पोजेस करता है एंड साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी। एंड वो एक जीनियस है एंड फ्यूचर का एक रूलर। के बाद जो लू फैंग होता है वो अपने मनी मन मोरुशा को एक आवाज लगाता है। नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर जो मोरुशा होता है वो लू फैंग के सामने अपीयर हो जाता है। वो लू फैंग को ग्रीट करता है एंड वो कहता है मास्टर आपने मुझे बुलाया। मोरुशा को देख के जो मोई क्विंगयांग होता है वो सबसे पहले मोरुशा को ग्रीट करता है। इसके बाद लू फैंग मोरुशा को कहता है जो क्विंगयांग है उसे एक लड़की पसंद आ गई है जैंग फैमिली की, उसका नाम जैंग योंग है एंड वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि वो उसके साथ शादी करने वाला है। इसी सुनने के बाद जो मोरुशा होता है वो मोई क्विंगयांग की तरफ देखता है एंड कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें इन सब चीजों के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक कल्टीवेटर के पास इमोर्टल लाइफ होती है, इससे बेटर अगर तुम अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ठीक है अगर तुमने किसी को पसंद कर ही लिया है तो। लू फैंग मोरुशा से कहता है सिंस मोई क्विंगयांग अभी जैंग फैमिली के अंदर जाने वाला है रिश्ता रेखे, तुम उसके साथ जाना एंड तुम मेरी जगह पे उसके साथ जाने वाले हो। एक तरीके से जो मोरुशा है वो लू फैंग को रिप्रेजेंट करने वाला है। एंड वैसे भी जो मोरुशा है वो चॉर्ज रिलम का बीइंग है, वैसे तो वो एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है, बट उसके बाद भी पब्लिकली लू फैंग ने सभी लोगों को बस यही बताया है कि जो मोरुशा है वो एक चॉर्ज रिलम का वॉरियर है। ये चीज वो ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है एंड इस चीज की मदद से बाकी सारे लोगों को ज्यादा कुछ शक भी नहीं होता लू फैंग के ऊपर, कि अगर लू फैंग खुद चॉर्ज रिलम का है एंड उसका जो साथ में रहने वाला सर्वेंट है अगर गॉड किंग लेवल का दिखने लग जाएगा, डेफिनेटली काफी सारे लोगों को शक होगा लू फैंग के ऊपर। फैंग का बैकग्राउंड क्या है, लू फैंग खुद अगर चॉर्ज रिलम ट्रांसलेट लेवल के ऊपर है, उसका सर्वेंट चॉर्ज रिलम के ऊपर है, तो इस चीज से शायद ही किसी को घंटा कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि लू फैंग ने मोरुशा को मोयो क्विंगयांग के साथ जाने के लिए कहा था, इसलिए जो मोयो क्विंगयांग होता है वो लू फैंग को थैंक्स कहता है इस चीज के लिए। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो मोयो क्विंगयांग की तरफ देखता है एंड अपने हाथों को वेव कर देता है। लू फैंग के हाथों से एक लाइट निकलती है जो कि मोयो क्विंगयांग के पाम के अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है। मोयो क्विंगयांग को कुछ भी समझ नहीं आया था कि अभी अभी लू फैंग ने क्या किया। उसके बाद लू फैंग कहता है अगर रास्ते में तुम्हें कभी भी कोई भी डेंजर आ जाए तो तुम अपने पाम की तरफ इस इम्प्रिंट के ऊपर देख लेना एंड इसे अपने हाथों से रब कर देना, जिससे अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो मुझे पता चल जाएगा एंड मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। ये जो इम्प्रिंट होता है जब मोरुशा इसकी तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, उसे समझ नहीं आता इस चीज के बारे में, मतलब इस इम्प्रिंट के अंदर जितनी भी चीजें थी यानी कि जिस तरीके से इस इम्प्रिंट को बनाया गया था ये काफी ज्यादा अलग। तो मनी मन सोचता कि वो गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसके मास्टर का रिलम देखा जाए तो उसके कंपेरिजन के अंदर कम है, बट उसके बाद भी उनकी जो टेक्निक्स है या फिर उनकी जो ट्रिक्स है वो मोरुशा गॉड किंग लेवल के ऊपर होने के बाद भी नहीं समझ पाता, क्योंकि सही में मोरुशा के लिए काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन वो जानता था कि लू फैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है एंड एक जीनियस है एंड साथ ही साथ मोरुशा को ये चीज भी अच्छी लगती है कि लू फैंग मोयो क्विंगयांग की कितनी ज्यादा परवाह करता है। इसके बाद लू फैंग मोरुशा की तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम अकेले जाना एंड वो साथ ही साथ मोरुशा को ये भी कह देता है कि याद रखना तुम अपनी जो पावर्स का इस्तेमाल करोगे तुम्हारी चॉर्ज रिलम की 50 to 60% पावर होनी चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा 65% से ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी लिमिट है। ये सारी जो बातें थी ये लू फैंग ने टेलीपैथी के थ्रू मोरुशा को बताई थी, वरना मोयो क्विंगयांग नहीं सुन लेता एंड अगर गलती से मोयो क्विंगयांग को पता चल गया ना कि मोरुशा लू फैंग से ज्यादा पावरफुल तो वो पागल हो जाएगा सोच सोच के। वही सीन शुरू होता है एंड हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है उसी स्पेस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे लू फैंग अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपनी कल्टीवेशन से उठ एंड एक चुटकी बजाता है तो उसके सामने वो टेंटिकल वाला क्रीचर वापस से अपीयर हो जाता है। ये 1000वीं बार था जब लू फैंग इस क्रीचर के साथ फाइट कर रहा था। लू फैंग सबसे पहले इसके साथ अपनी क्लोज कॉम्बैट एंड बाकी के टेक्निक्स की मदद से फाइट करता है। वो अपनी थोड़ी बहुत बाकी के विल पावर टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, एट द एंड वो अपनी लियुआन टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड इस बार भी जो लू फैंग होता है वो बस लियुआन टेक्निक की मदद से इसकी कॉन्शियसनेस को 90% तक ही खत्म कर पाता है एंड ये वापस से थोड़ी सी कॉन्शियसनेस के साथ जिंदा बच जाता है। अगले सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद वो जो क्रीचर होता है वो लू फैंग की तरफ दिखता है एंड कहता है ये मेरा 1000th रेवोल्यूशन था, फाइनली
अब मैं तुम्हें कभी नहीं दिखने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड ये चीज सुनने के बाद जो लू फैंग होता है वो मनी मन सोचता है क्या ये मेरे से वापस नहीं मिलने वाला, इसका मतलब ये हमेशा के लिए गायब होने वाला है। एंड जो लू फैंग था वो ऑलरेडी इस टेंटिकल वाले क्रीचर के साथ काफी बार फाइट कर चुका था, लगभग 1000 बार। एंड जैसे जैसे लू फैंग इसके साथ फाइट कर रहा था वैसे वैसे लू फैंग को रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम मिल रहे थे। लेकिन जब लू फैंग ने इसे पहली बार मारा था लगभग 60 to 70% इसकी विल पावर को डिस्ट्रॉय किया था, तब लू फैंग को मिला था 1 रिवॉर्ड पॉइंट, क्योंकि वो लू फैंग से मार खा के भागा था। एंड ऐसे ही करके ये 1000 बार लू फैंग के साथ प्रैक्टिस करके मार खा खा के भागता रहा। एंड एट द एंड धीरे धीरे करके लू फैंग का जो रिवॉर्ड पॉइंट है ये भी कम होते गया। एंड इस बार जब लू फैंग को रिवॉर्ड पॉइंट मिला तो वो था 0.001 पॉइंट, मतलब सोच सकते हो इवन लू फैंग को 1 पॉइंट भी नहीं मिला, 0.001 पॉइंट मिला। कुल मिला के लू फैंग के पास 3 क्रिएचर्स थे जिनके साथ फाइट करके लू फैंग अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता था। इनके साथ फाइट करने के लिए लू फैंग को अपने बस विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिकल कॉम्बैट की मदद से आप बस इन्हें छोटी मोटी हानि पहुंचा सकते हो, लेकिन अगले सेकंड ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। अगर इन क्रिएचर्स को पूरी तरीके से मारना है तो आपको अपने विल पावर की वजह से इनकी विल पावर को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्रिएचर्स मर सकते हैं। एंड इनके साथ फाइट करके लू फैंग का जो विल पावर था वो भी काफी होन हुआ था। एंड अभी लू फैंग फील करने लग गया था कि अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इनके साथ फाइट करके, वैसे भी रिवॉर्ड पॉइंट भी लू फैंग को काफी कम मिलने लग गए थे। इसलिए लू फैंग फाइनली समझ जाता है कि अभी उसका यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। लू फैंग एक लंबी सांस लेता है एंड अगली सांस के अंदर जो लू फैंग होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। एंड वो डायरेक्टली एम्परर मिंग के पास आ जाता है, यानी कि जैसे वो इस जगह के बाहर की तरफ निकल रहा था, इस जगह को जो पर्सन गार्ड करता है वो है एम्परर मिंग। एम्परर मिंग लू फैंग को देखता है, वो स्माइल करता है एंड कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रहे हो, बस 100 एपॉक्स बीते हैं बट स्टिल तुम्हारी जो विल पावर है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तुम्हारी विल पावर अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल से एक दूर नहीं है, कि लू फैंग जो है वो सेकंड रिलम को भी क्रॉस करके थर्ड रिलम के ऊपर पहुंचने वाला है विल पावर के अंदर। अभी लू फैंग को यहाँ पे प्रैक्टिस किए हुए बस 100 एपॉक्स हुए थे। अगर स्पिरिचुअल विल के अंदर आप ग्रोथ की बात करते हो तो ये चीज काफी ज्यादा स्लो होती है, लोगों को लाख एपॉक्स लग जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके स्पिरिचुअल विल के अंदर कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं होती। लेकिन लू फैंग ने बस 100 एपॉक्स के अंदर ही काफी ज्यादा बड़ी ग्रोथ कर ली थी। जो लू फैंग था वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन की मदद से अपनी सोल को बार बार तोड़ते रहता था, मरोड़ते रहता था एंड वापस से उसे होन करता था। लू फैंग एम्परर मिंग की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए कहता है ये सब आप ही की कृपा है, अगर आपने मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं दी होती एंड वो क्रीचर्स नहीं दिए होते तो मेरे को 1000 से भी ज्यादा साल लग जाते, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि मेरे अंदर कोई चेंज आता। आप ही के कारण मैं अपने आप को इतना ज्यादा बदल पाया हूँ, मेरे अंदर जो भी चेंजेस है उसके जिम्मेदार बस आप ही हो। ये चीज सुनने के बाद जो एम्परर मिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है लगता है जो क्रीचर्स मैंने तुम्हें प्रोवाइड किए थे तुमने उनका काफी अच्छे से इस्तेमाल किया, तुमने उन्हें काफी बार मारा एंड इतने बार मारा कि एट द एंड तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलना बंद हो गए। एम्परर मिंग कहता है एक बार तुम उन क्रीचर्स को 1000 से ज्यादा बार मार दो, इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है एंड वो इस इनफिनाइट स्पेस के अंदर किसी और दूसरे जगह के ऊपर वापस से रिकॉग्नेट होता है एंड इस तरीके से उनका एक ट्रांजेक्शन खत्म होता है। एंड जब वो 1000 ट्रांजेक्शन को खत्म करते हैं तो वो अपने मेटामॉर्फिस स्टेज के अंदर अपना ट्रांजेंड इनकॉग्निशन कर सकता है, यानी कि अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन इस चीज की लगभग ना के बराबर प्रोबेबिलिटी होगी कि फ्यूचर के अंदर तुम उन क्रीचर्स को दोबारा से देख पाओगे। एम्परर मिंग लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग नहीं किया, जितने भी रॉयल डिसेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं मैं उन्हें एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा देता हूँ, उसके बाद सब कुछ उन्हीं के ऊपर होता है कि वो अपने आप को कितना पावरफुल बनाता है, वो अपने आप के लिए कितनी लड़ाई करता है। लू फैंग कहता है मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी खुद की टेरिटरी बनाऊंगा। इस सुनने के बाद जो एम्परर मिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है अगर तुम ऑलरेडी थर्ड रिलम के ऊपर पहुंच जाते हो, यानी कि अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो क्योर रिलम के ऊपर रह के, तो ये सही में काफी ज्यादा कमाल की बात होगी कि ये जो इनफिनाइट स्पेस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस पे करता है ऐसे लोगों के लिए एंड तुम्हें काफी ज्यादा सही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं अपने खाली टाइम के अंदर इनफिनाइट स्पेस के अंदर काफी सारी ड्राइंग्स को ड्रॉ करता रहता हूँ एंड इसी तरीके से मैं कैलेमिटी बीस्ट डायग्राम्स को ड्रॉ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी कैलेमिटी बीस्ट डायग्राम है, जो तुम्हारे पास कैलेमिटी बीस्ट डायग्राम है उसके अंदर उस बीस्ट की बस शेडो है, बट मैं तुम्हें एक डायग्राम गिफ्ट करता हूँ। के बाद जैसे वो अपने हाथों को वेव करते एक कैजुअल सा डायग्राम निकलते हुए लू फैंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। जो ब्लैक रेड स्क्रोल था उसको देखते ही लू फैंग की आंखों के अंदर एक अलग ही चमक देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला जो पावरफुल आ रहा था और फ्लक्चुएशन थी उसने लू फैंग को पूरी तरीके से चौंका दिया था। कहता है इसके अंदर उस कैलेमिटी बीस्ट का पूरी तरीके से एक प्रिंट है, यानी कि उसकी एक अच्छी ड्राइंग जिसको तुम स्टडी कर सकते हो। इससे पहले जो लू फैंग के पास था वो बस एक शैडो थी, इसके अंदर लू फैंग को पूरा का पूरा एक असली कैलेमिटी बीस्ट देखने के लिए मिलेगा। डेफिनेटली ये सारी जो कैलेमिटी बीस्ट डायग्राम्स वगैरह होती है ये सारी की सारी होती है विल पावर को मजबूत करने के लिए। एक तरीके से एक वीडियो होता है, जब लू फैंग इन स्क्रोल्स को खुल के देखता है तो लू फैंग एक दूसरे दुनिया के अंदर चले जाता है, जहाँ पे लू फैंग को इन कैलेमिटी बीस्ट का स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है। ये कैलेमिटी बीस्ट अपने आप में इतने ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर किसी की विल
पावर इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो कि वो इनको देख ना सके, तो वो जगह पे ही खत्म हो जाएंगे। लू फेंग उस डायग्राम को रिसीव कर लेता है एंड एम्परर मिंग को थैंक्स कहता है, क्योंकि लू फेंग काफी तरीके से जानता था उसके टीचर एम्परर चू और एम्परर मिंग के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, लोगों के बीच में हमेशा छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहते हैं। बट उसके बाद भी जो एम्परर मिंग है उसने लू फेंग के साथ काफी अच्छा खासा ट्रीटमेंट किया, रेड एंड उसे गिफ्ट भी दिया। लू फेंग एम्परर मिंग को एक और बार थैंक्स कहता है। इसके बाद लू फेंग पीछे पलटता है एंड यहाँ से जाने लग जाता है। एंड इसी के साथ जो लू फेंग का एडवेंचर होता है इस इन्फिनाइट स्पेस के अंदर ही स्टार्ट होता है। यानी कि अभी तक जो लू फेंग था वो एम्परर मिंग के छत्र छाया के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अभी इस इन्फिनाइट स्पेस के अंदर जो लू फेंग है वो अकेला है। वो खुद यहाँ पे अपने लिए एक टेरिटरी ढूंढेगा, अपनी टेरिटरी के लिए फाइट करेगा, बाकी लोगों के साथ फाइट करके उनकी टेरिटरीज को छीनेगा, कल्टीवेशन वगैरह करेगा। यानी कि एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो जो लू फेंग था वो अभी तक गेस्ट अकाउंट के साथ खेल रहा था, लेकिन अभी लू फेंग अपने रियल अकाउंट के साथ आएगा। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को थंडर एशियन किंगडम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जोशान सिटी के अंदर एक जगह के अंदर हम लोग को एक कल्टीवेटर देखने के लिए मिलता है जो कि चौधरी ट्रांसजेंडर लेवल का वॉरियर था। एंड ये बंदा और कोई नहीं है, हमारे मास्टर जाओ शेंकी थे। इनका नाम यहाँ पे जाओ शेन जिन था, जिन्होंने पूरी तरीके से थंडर एशियन किंगडम को ज्वाइन कर लिया था एज अ फुल मेंबर। आप लोगों को याद होगा कि जो मास्टर जाओ शेंकी है वो इस वक्त हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर रहा है। इस ब्लड लाइन के काफी तरह नेगेटिव साइड इफेक्ट है। तो उसके बाद भी जो मास्टर जाओ शेंकी थे वो एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर, इसलिए वो फिलहाल के लिए तो इस ब्लड लाइन के नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड वो अगर अपने पहले वाले शेड के अंदर होते तो वो इस ब्लड लाइन को कभी भी कल्टीवेट नहीं करते, लेकिन वो ऑलरेडी अपने पीक कंडीशन के अंदर पहुंच चुके हैं। वो गॉड किंग लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, वो चौधरी ट्रांसजेंडर लेवल के ऊपर है। तो उन्हें मजबूरी में अपना बदला लेने के लिए, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए इस हुनियान ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। का ऑरा अभी भी देखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने ऑरा को पूरी तरीके से कंसील करके रखा था, लेकिन उनका ऑरा काफी ज्यादा डेडली था। क्या आखिर तुरंत ही नेक्स्ट सेकंड के अंदर हम लोग को थोड़ी सी लाल देखने के लिए मिलती है। मास्टर जाओ शेंकी मनी मन कहता है लगता है जो हुनियान ब्लड लाइन है ये अपने नेगेटिव साइड इफेक्ट दिखाना शुरू हो चुकी है, लेकिन मास्टर जाओ शेंकी स्माइल करते हैं एंड इसी के साथ उनकी आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती है। यानी कि जो मास्टर जाओ शेंकी थे वो अभी भी हुनियान ब्लड लाइन को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। वो अपना मेडिटेशन कर ही रहे थे, लेकिन तभी उनको एक नोटिफिकेशन आता है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि इंटेलिजेंस फूड किंगडम के बारे में, जहाँ पे मास्टर जाओ शेंकी के दुश्मन रहता है। हम लोगों को पता चलता है कि वो जो फूड किंगडम के अंदर जो मास्टर जाओ शेंकी के दुश्मन है, उसके अंदर कुल मिला के 3 दुश्मन है, जिसके अंदर से जो 2 है जो गॉड किंग लेवल के ऊपर है एंड वही जो तीसरा है वो गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर है। एंड वो ऑलरेडी अपने पीक के ऊपर पहुंच चुका है, किसी भी वक्त वो अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। एंड जो मास्टर जाओ शेंकी थे वो बस गॉड किंग लेवल के ऊपर थे, वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी गॉड किंग लेवल तक ही जा सकता है, उसके आगे जाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। वो एक चीज काफी तरीके से जानते थे, अगर वो खुद अपना बदला लेना चाहे तो ये लगभग उनके लिए नामुमकिन है। वो पूरी तरीके से लू फेंग के ऊपर डिपेंडेंट है। लू फेंग एक लौता उनकी उम्मीद था। लू फेंग बहुत ज्यादा छोटी सी दुनिया के अंदर से आया था जो कि धीरे धीरे करके पावरफुल बना, क्योंकि पहला वो पर्सन था जिसने युआन की लियोन टेक्निक को कॉम्प्रहेंड किया। उसने खुद की अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी बनाई। वो इतनी सी छोटी सी जगह के अंदर से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग कुछ 1000 सेंचुरी के अंदर ही वो ऑलरेडी चौधरी ट्रांसजेंडर लेवल का टॉप बिंग बन चुका है। अगर मास्टर जाओ शेंकी चाहे भी उसके बाद भी वो कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते कि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। इकलौता लू फेंग ही था जो कि इतना टैलेंटेड था, फ्यूचर में ग्रो के उनसे बदला ले। मास्टर जाओ शेंकी वैसे तो लू फेंग से मिलना चाहते थे, लेकिन वो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड करके रख लिया था कि जब लू फेंग उनकी जितना इक्वली पावरफुल हो जाएगा, फिर जब गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लेगा, उसके बाद वो कुछ प्लान बनाएंगे लू फेंग से मिलने का। तब तक वो उन्हें उनकी कल्टीवेशन के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मास्टर जाओ शेंकी ये कुल मिला के 3 दुश्मन है, जिसके अंदर से 2 गॉड किंग लेवल के ऊपर है एंड जो तीसरा वाला है वो गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के पीक लेवल के ऊपर है, जो कभी भी अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के अंदर। तो बंदे को मारने के बारे में मास्टर जाओ शेंकी बस सपने में सोच सकता है। तो वो अभी भी लू फेंग के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, लेकिन फिर वो मनी मन सोचता है कि लगभग 100 एपॉक्स बीत गया जब से लू फेंग चौधरी के ट्रांसजेंडर लेवल के नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। अभी लोगों को लगा था कि अभी जो लू फेंग है वो पूरी तरीके से तबाही मचाना शुरू कर देगा पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, जगह जगह के ऊपर उसका नाम आएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लू फेंग काफी ज्यादा शांत था, कोई लू फेंग को काफी ज्यादा रेयरली देख पाता था। लू फेंग इन टाइम के अंदर शांति से बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था एंड वो सक्लूजन के अंदर आराम से बैठ के पड़ा हुआ था। लेकिन मास्टर जाओ शेंकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्योंकि उनको उनके डिसाइपल के बारे में कोई भी चीज पता नहीं चल रही थी, लेकिन स्टिल वो अपना पेशेंस रखता है। एंड इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है यहीं पे खत्म होता है। तो इसके आगे और थोड़ी बहुत चीजें मास्टर जाओ शेंकी के बारे में दी गई है। अगर फ्यूचर के अंदर आप में से कोई मास्टर जाओ शेंकी के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानना चाहे तो बाकी की मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिटेल के अंदर बता सकता हूँ। अगर अभी बताऊंगा तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप में से किसी को मास्टर जाओ शेंकी के पूरे पास्ट के बारे में सही में ऐसा कुछ जानना होगा कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ था, वो कैसे मरे थे, उनके फैमिली मेम्बर्स का क्या हुआ, एक्चुअल में उनके दुश्मन कौन है और वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके बारे में वीडियो बनाने के बारे में सोच सकता हूँ अगर ठीक ठाक लोग होंगे तो।
तो चलो ठीक है, फिर आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप सभी लोगों के लिए 1 घंटे का प्रीमियम वीडियो बनाऊंगा, वो भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा सभी लोगों को। वो 1.5 घंटे का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे कितनी जल्दी खुशखबरी देते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।